हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सेंटर। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हालांकि इससे रिलेटेड आपको कई सारा वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन वाई यूनिक लर्निंग सेंटर कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां आपको पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर किया गया है। सिलेबस आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितना भी सारा टॉपिक होगा वो आपका पीडीएफ फॉर्म में जो होगा वो हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का चैप्टर है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो कि लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, और जो कि हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक के फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, जो उतना अच्छा सही समझ में नहीं आता। यहाँ पे ब्रीफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और यदि इसका सोर्सेज का बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मेनली कवर किया गया एनसीईआरटी से, फिर जीसी लियोन से किया गया और अन्य ऑनलाइन सोर्सेज से इसको कवर किया गया। सो आपको कहीं और जाने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म हैंड रिटन नोट्स में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आज का चैप्टर बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, इसमें सबसे पहला हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। हालांकि यूनिवर्स के ऑरिजिन को लेके बहुत सारे हाइपोथेसिस दिया गया है, ठीक है ना। अगर अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। कुछ टर्म होता है, जैसे एक है हाइपोथेसिस, ठीक है ना। दूसरा अगर टर्म का बात करें तो हम एक डॉक्ट्रिन है, एक थ्योरी है, एक लॉ है। तो सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस सब सारे में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हाइपोथेसिस का बात करें, इसमें जो होता है चीज़ों को लेके इसमें एज्यूम किया जाता है, मतलब इसको गलत भी साबित किया जाता है, इसे ये एक एजम्पशन है, ठीक है ना। अगर दूसरा बात करें डॉक्ट्रिन, तो डॉक्ट्रिन जो होता है ये भी एक एजम्पशन ही होता है, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो होता है वो किसी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, तो बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इससे ज़्यादा होगा। अगर तीसरा बात करें थ्योरी का बात करें, तो थ्योरी जो होता है वो जो होता है इसको फॉर्मूला में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका सर्टन पार्ट जो होता है अभी भी अननोन है। अगर लास्ट वन की बात करें, लॉ का बात करें, तो लॉ जो होता है वो कम्प्लीटली नॉन होता है, इसको हम लोग फॉर्मूला में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंस है इन लोगों में, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ बात करें कि यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके इसी तरह बहुत सारे हाइपोथेसिस दिया गया है, जिसमें से अगर सबसे ज़्यादा जो इसको एक्सेप्टेड माना गया है, वाइडली जो एक्सेप्टेड है, वो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है ना, जिसको पोस्टुलेट किया गया था 1950-60s में, जिसको उसके बाद 1973 में वेरीफाइड किया गया नासा के द्वारा। इसमें क्या है, बिग बैंग थ्योरी हम लोग क्या देखेंगे, एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन के बारे में देखेंगे, यही एक्सप्लोजन कहलाया बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी में 3 थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो आपका ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स होगा, दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट होगा, तीसरा जो होगा वो ऑरिजिन ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। ये तीनों का हम लोग अलग अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे यहाँ पे हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो होगा वो 3 स्टेज में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेज जो होगा वो आपका बिग बैंग थ्योरी होगा। बिग बैंग थ्योरी में क्या होगा, सिर्फ जो होगा वो एक्सप्लोजन होगा, कॉस्मिक एक्सप्लोजन। सबसे पहले यहाँ पे जानिए, जब कुछ भी नहीं था, जब यूनिवर्स नहीं था, तो सबसे पहले एक प्राइमोडियल मैटर था, एक प्राइमोडियल मैटर जिसको फायर बॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एग्जिस्टेंट में, एक्चुअली वी डोंट नो मच अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मैटर, प्राइमोडियल मैटर, बट ये एग्जिस्ट करता था, ये हमको पता है, ठीक है। तो इसके बाद प्राइमोडियल मैटर में क्या होता है, जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स था, मॉलिक्यूल्स में रैंडम मूवमेंट के कारण मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ, टेम्परेचर जो हुआ इंक्रीज़ करते गया। तो एक समय के बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, तो ये जब थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो वो एक्सप्लोड किया, ये प्राइमोडियल मैटर जो हुआ वो एक्सप्लोड किया, ठीक है ना। एक्सप्लोड करने के बाद ये कई सारा सुपरनोवाज में टूट गया, ठीक है ना। ये जो प्राइमोडियल मैटर्स है वो एक्सप्लोड करने के बाद कई सारा सुपरनोवाज में टूटा। फर्दर वही चीज़ हुआ, क्या हुआ कि फिर इसके बाद इसका जो इंटरमॉलिकुलर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होते गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर से ये एक्सप्लोड किया, ठीक है ना। इतना लगभग इतना नियरली इतना टेम्परेचर में ये एक्सप्लोड किया। फिर एक्सप्लोड करने के बाद वो फर्दर वो नेबुलाज में टूट गया। तो सबसे पहले जो प्राइमोडियल मैटर था वो जो टूटा, उससे पूरा यूनिवर्स बना, उससे पूरा आपका यूनिवर्स बना, ठीक है ना। फिर जो फर्दर पूरा यूनिवर्स बना, उसके बाद जो एक आपका सुपरनोवा वो फर्दर डिसेंट
डिसइंटीग्रेट हुआ, फर्दर टूटा, ये बहुत सारा ये जो एक सुपरनोवाज टूटा, उससे क्या आपका बना, एक बना आपका गैलेक्सीज। तो इस तरह मिलियंस गैलेक्सीज है, ठीक है ना, बहुत सारे गैलेक्सीज है। अब गैलेक्सीज के अंदर क्या हुआ, फिर से जो एक सुपरनोवा जो टूटा वो नेबुलाज में टूटा, और नेबुलाज में टूटने के कारण एक सोलर सिस्टम बना, उस तरह कई सारा सोलर सिस्टम बना। और यहाँ पे तीनों अलग अलग हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख लिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या हुआ, यूनिवर्स बना, उसके बाद जब सुपर नोवाज में टूटा तो वो गैलेक्सीज बना, उसके बाद फिर से जब नेबुलाज में टूटा वो आपको सोलर सिस्टम बना। अब यहाँ पे हम लोग स्टेज 2 में देखेंगे जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि चीज़ें जो हुआ एक्सप्लोड हुआ नेबुलाज में। अब यहाँ पे नेबुलाज में एक्सप्लोड होने के बाद यहाँ पे इसका मास कम हुआ। सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल सबस्टेंस था इसका मास काफ़ी ज़्यादा था, मास ज़्यादा होने के कारण इसमें किसी तरह का रोटेशन देखने को नहीं मिला। जब मास कम हुआ, जब वो नेबुलाज में टूटा तो इसका मास कम हो जाने के कारण इसमें हमको रोटेशन देखने को मिला। तो रोटेशन के कारण आसपास जितने भी गैसेज मॉलिक्यूल्स है, डस्ट है, वो इसको हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब रोटेशन अपना रोटेट करता है तो उसमें दो तरह का फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्सेज जो होता है वो सेंटर की ओर पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर मूव करोगे तो वो सेंटर की तरफ मुड़ेगा, वो सेंट्रीपिटल। जो आउटवर्ड होगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्सेज पड़ा सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स में, तो वो यहाँ पे सब चीज़ कॉन्सनट्रेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो सेंटर में। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द सन, प्लैनेट्स, जितने भी तरह इस तरह का जितना भी हुआ गैसेस मॉलिक्यूल्स हुआ, डस्ट हुआ, सारे चीज़ को कॉन्सनट्रेट। सबसे पहले वो स्टार्टिंग में जो होता है वो प्लाज्मा के स्टेट में था, प्राइमरी सारा कोई प्लाज्मा के स्टेट में था, ठीक है ना। तो उसके बाद जितना भी हुआ रोटेशन के कारण सारा सेंटर की ओर फोर्स लगने लगा। तो जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हुआ, डस्ट हुआ, जितना भी पार्टिकल्स हुआ, वो उसका कॉन्सनट्रेट स्टार्ट हुआ सेंटर की तरफ। और इसी तरह सन का, प्लैनेट्स का और इस तरह अलग अलग उसके सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ जान लेना है कि जिसका प्लाज्मा जो होता है, ऐसा नेबुला जिसका प्लाज्मा बहुत अधिक डेंस था, मतलब जिसको गैसेस मॉलिक्यूल्स, डस्ट अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट नहीं किया, वो फाइनली कन्वर्टेड हो गया सन में। वो सन में बना, मतलब वो पूरा फुल प्लाज्मा के स्टेट में ही है। इसमें किसी तरह का गैसेस मॉलिक्यूल्स, डस्ट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर सेंटर की ओर नहीं हुआ। तो इसके बाद इस तरह का प्लैनेट्स बना। अब यहाँ पे हम लोग स्टेज 3 में सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ देखेंगे। अर्थ का सॉलिडिफिकेशन किस तरह हुआ, ठीक है, क्योंकि सारा प्लाज्मा के स्टेट में था। अर्थ का सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहले जो था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो में जो अर्थ था वो गैसेस स्टेट में था, गैस के स्टेट में था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर वैक्यूम में रखते हैं, व्हेन एनीथिंग प्लेस्ड इन ए वैक्यूम इट शोज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, कोई चीज़ को अगर वैक्यूम में रखते हैं तो ये हीट को लॉस करता है, ठीक है ना, हीट को वो लॉस करता है। लॉस करने का, हालांकि इस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नाम है जो कि एडियाबेटिक कूलिंग है, ठीक है ना, एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस जो होता है। हम लोग जानते हैं कि हीट जो होता है, हीट एक्सचेंज करने से मतलब हीट को चीज़ लूज़ कब करता है, जब एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें जो है एडियाबेटिक कूलिंग में जो होता है, इसमें क्या होता है कि हीट ऑटोमेटिक जो अपने आप वैक्यूम में रखने के बाद जो रिलीज़ हो रहा है वो एडियाबेटिक कूलिंग है। मतलब इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लूज़ हो रहा है, ठीक है ना, लूज़ कर रहा है ये। तो हाँ, सबसे पहले गैसेस स्टेट में था, एडियाबेटिक कूलिंग देखने को मिला, मतलब रेडिएशन हम लोग को देखने मिला, जिसमें धीरे धीरे ये लिक्विड स्टेट में हुआ, फिर से हीट लॉस देखने को मिला, उसके बाद हम लोग सॉलिडिफिकेशन हुआ, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, क्योंकि रेडिएशन यहाँ पे मैंने बताया रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, अंदर में नहीं। जितना भी ये अगर अर्थ है तो अर्थ में जो सरफेस होगा, सबसे पहले जिसका रेडिएशन होगा वो सरफेस होगा, क्योंकि रेडिएशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना है, सरफेस में ही रेडिएशन होता है। तो सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन कहाँ होगा, सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन होगा सरफेस में। इसीलिए जो हम लोग का अभी जो प्रेजेंट जो अर्थ है वो अपर जो है वो क्रस्ट जो है उसका वो पूरा सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन अगर अभी हम लोग अंदर में देखेंगे, कोर में देखेंगे, तो अभी भी जो है वो मॉल्टन की स्टेज में मौजूद है, ठीक है।
क्योंकि अभी भी जो है वो रेडिएशन प्रोसेस जारी है यहाँ पे। तो जितना भी चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए ब्रीफ में, बस इतना है चीज़, ये सिर्फ आपको इतना पॉइंट अगर जान लिए उसका मतलब आप सब चीज़ समझ चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी हुआ, प्राइमोर्डियल सबस्टांसेस जो था वो सुपरनोवा में टूटा, फिर फर्दर डिसइंटीग्रेट हुआ नेबुलाज में। उसके बाद यहाँ पे पहला थ्योरी है। दूसरा थ्योरी है प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस में। प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस में क्या है, जो नेबुला है, नेबुला में सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगा। सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगने के कारण जो सारा डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, वो सेंटर की तरह वो कॉन्सेंट्रेट हुआ। कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो सबसे पहले वो गैसेस मॉलिक्यूल्स था वो एडियाबेटिक गैसेस मॉलिक्यूल्स में एक स्फेरिकल शेप लिया सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण फिर से जो प्रोसेस हुआ वो एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस हुआ। एडियाबेटिक कूलिंग में लगातार आपका हीट कम होने से सॉलिडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो प्लैनेट्स जो होता है वो गैसेस फॉर्म में ही रहता है, वो कम्प्लीटली सॉलिडिफाई नहीं होता है। इसके बाद धीरे धीरे जब रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है, इसलिए जो अर्थ गैसेस स्टेट में था सबसे पहले रेडिएशन होता गया, हीट लॉस होता गया, वो लिक्विड में बन गया। उसके बाद फिर से फर्दर वो सॉलिड में बना, वो क्रस्ट बना, जो हम लोग का प्रेजेंट डे अभी अर्थ है। ठीक है, ये चीज़ पूरा यूनिवर्स का संरचना हमारा इस तरह हुआ। बस इतना ही प्रोसेस आपको एनसीईआरटी में बहुत ही विस्तार में दिया गया है। मैंने आप यहाँ एकदम से ब्रीफ में तैयार किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप अगर कुछ मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। हाँ, उसके बाद अगर यहाँ पे दो और टॉपिक है जिसको हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। एक है आपको एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दूसरा है ओशंस का फॉर्मेशन क्या हुआ। यहाँ पे इसी चीज़ को पूरा विस्तार में कवर किया गया, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रीफ में जितना भी कीवर्ड्स को है उसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब पूरा सॉलिड स्टेट में जब नहीं आया हुआ था, जब वो लिक्विड स्टेट में था। ठीक है ना, तो लिक्विड स्टेट में जब था तो यहाँ पे दो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिला। एक पहला जो प्रोसेस है वो सेडिमेंटेशन देखने को मिला, दूसरा जो प्रोसेस जो देखने को मिला वो गैसेस इमिशन को देखने को मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ तो वो सॉलिडिफाई हुआ। दूसरा गैसेस इमिशन क्या हुआ, जितना भी गैसेस प्रेजेंट था, जितना भी गैस प्रेजेंट था उसका इमिशन शुरू हुआ। ठीक है ना, वो बबल्ड आउट होना शुरू हुआ, क्योंकि वो लिक्विड के स्टेट में बबलिंग हो रहा था। तो वो जितना भी बॉयल्ड के फॉर्म में जो बबलिंग होकर जो ऊपर उड़ रहा था, ठीक है ना, ऊपर जो गैस जो होता है लाइट होता है, तो लाइट होने के कारण वो ऊपर जाएगा ही। ठीक है, तो ऊपर जाने के कारण जितना भी ऊपर गया, ठीक है ना, जिसका एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा था, जिसका एस्केप वेलोसिटी जो था वो कम था। वेलोसिटी जिसका था, जैसे इस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, जिसका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर गया, वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर गया, वो मतलब जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है ना, लेकिन जिस गैसेस का वेलोसिटी जो है वो इसके वेलोसिटी से कम था। इसके वेलोसिटी क्या होता है, ऐसा वेलोसिटी अगर किसी चीज़ को इस वेलोसिटी से फेंकेंगे हमारे अर्थ से, जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाए, ठीक है ना, मतलब वो फिर से वापस ना आए, तो उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो बहुत सारे गैसेस थे, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, इस तरह गैसेस जो थे उनका एस्केप वेलोसिटी कम था। कम हो जाने के कारण वो ग्रेविटेशनल पुल में ही वो बंधा के रह गया, जिसके कारण हम लोग का यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। ठीक है, यहाँ चीज़ बस इतना चीज़ को आपको समझ लेना, मतलब आप एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन को समझ चुके हैं। दूसरा है कि ओशंस का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे आपको हम कंप्लीट यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ, जिसको आपको आंसर राइटिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब गैसेस जब मैंने बताया कि लिक्विड के फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में जब अर्थ था, ठीक है ना, जब सॉलिडिफाई हो रहा था तो बहुत सारे गैसेस इमिशन हुआ। जितना भी लिबरेशन जो गैसेस हुआ उसमें से मुख्य जो था वो वाटर वेपर था। एक्चुअली वाटर वेपर का जो मास जो होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए ये काफ़ी हाइट तक गया। हाइट तक जाने के कारण उसके बाद क्या हुआ, वाटर वेपर हाइट में जाने के कारण, ज़्यादा कूल हो जाने के कारण वो कंडेंसेशन प्रोसेस दिखाया। हालांकि इस कंडेंसेशन का क्लाउड फॉर्मेशन को कंप्लीट डिस्कशन की जगह बहुत ही विस्तार में क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ जानना है कि वो कंडेंस हो जाने के कारण वो क्लाउड के फॉर्म में बदल गया। उसके बाद क्लाउड में एकदम से लगातार बोला जाता है कि 1 बिलियन ईयर्स तक बारिश हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग को ओशन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आपको देख कर समझ सकते हैं
सबसे पहले लिक्विड के स्टेट में था। एक्चुअली यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन में एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ, जो सियाल और सीमा क्या है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो जिस मटेरियल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम था, वो सॉलिडिफाई जल्दी होगा। तो वो चीज़ सॉलिडिफाई जल्दी होने के कारण क्या होता है, वो जो अर्थ का जो अपर क्रस्ट था ना, वो जल्दी सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है ना। जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम था, जिसके कारण उसका एक अपर ही लेयर बन गया, अपर लेयर बन गया, क्योंकि वो ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो ये अपर ज़्यादा सॉलिडिफाई जल्दी हो गया, तो ये सियाल बन गया। अगर बस उससे जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो तो अंदर होगा, वो तो अंदर हो गया, वहाँ पर मतलब एक तरह का डिप्रेशन, एक गड्ढा बन गया, ठीक है ना। वो अंदर वाला जो कहलाया वो लेयर, वो सीमा कहलाया, ठीक है ना। तो जब बारिश होगा तो बारिश होने के बाद जो पानी कहाँ जाएगा, वो तो सियाल के नीचे सीमा में ही जाएगा ना। तो बस सीमा में जो बारिश होने के बाद क्लाउड जब फॉर्मेशन हो गया, तो जो बारिश हुआ वो सियाल में नहीं, वो रनअप होके सीमा में, ठीक है ना। सीमा में क्लाउड का पूरा क्लाउड, ये बारिश का ये जितना भी पानी है वो जमा हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, उससे हम लोग का पूरा ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग ये चीज़ पूरा ओशंस का फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप इसको पूरी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे हाइपोथेसिस दिया गया है। वैगनर का दिया गया, एल्फ्रेड वैगनर का दिया गया थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, स्टेज में देखेंगे। उसमें पता चलेगा कि जो प्रेजेंट डे हम लोग का मैप है, जैसे अगर मैंने यहाँ बताया कि सियाल एक ये पूरा लैंड फॉर्म है, तो हम लोग का इस तरह का तो अभी लैंड फॉर्म नहीं है। प्रेजेंट जो मैप है, यहाँ पे आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह का फिर अलग देखने को कैसे मिला सियाल। तो इस तरह का ये सियाल का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसका कंप्लीट PDF फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए यहाँ पे धन्यवाद।